तो बैठ गए सब लोग? बैठ गए? ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्यों ना हम गुड इवनिंग को रिप्लेस करके राधे राधे कर दें? राधे राधे, राधे राधे। ओके, तो क्लास शुरू करने से पहले थोड़ी सी एक पंक्तियां हो जाए। पंक्ति ये है कि हौसला रख, हौसला रख रख, वक्त तेरा भी आएगा, घड़ी किसी और की होगी और वक्त तेरा बताएगा। हाँ, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो क्लास है वो है राज व्यवस्था एक परिचय। राज व्यवस्था को हम सिलसिलेवार से, पॉलिटी की क्लासेज को सिलसिलेवार से पढ़ना प्रारंभ करेंगे, एकदम शुरू से पढ़ेंगे। तो क्यों ना हम सबसे पहले इनसे जो जुड़ी जो शब्दावली है उन पे चर्चा कर लें। तो पहले हम यहाँ लिखते हैं जो हम आज पढ़ने वाले हैं। पढ़ेंगे हम राज व्यवस्था, राज व्यवस्था एक परिचय। इसके बारे में जानेंगे हम। राज व्यवस्था एक परिचय, वेरी गुड। इंग्लिश में लिखें तो पॉलिटी एंड इंट्रोडक्शन। चलिए, मैं ना ज्यादा हिंदी पे फोकस करूंगा, हिंदी भाषा पे, ना ज्यादा इंग्लिश भाषा पे। हम इंग्लिश में चलते हैं, ना इंग्लिश वाले को कठिनाई ना हिंदी वाले को कठिनाई। अच्छा रहेगा इंग्लिश में समझना। पॉलिटी एंड इंट्रोडक्शन, पॉलिटी एंड इंट्रोडक्शन। देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि आप पानी वानी लेके बैठ जाइए, ठीक है? क्योंकि आप तो उस जनरेशन से हैं जहाँ पे 2 से 3 सेकंड में आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये रील्स देखने वाला है कि नहीं, ये रील्स देखने वाला है कि नहीं, और आप उसको स्वाइप करते चले जाते हैं। तो बड़ी मेरे लिए भी एक कठिनाई है कि मैं कैसे आपको 1 घंटे की ये क्लास मतलब करा पाऊंगा और आपका कंसंट्रेशन, जो आपका ध्यान है, वो मैं ले पाऊंगा। तो कृपया थोड़ा सा आप सब जगह जहां जहां पे आप बिखरे हुए हैं सबको समेट के मेरे साथ आइए और इस पे ध्यान दीजिए। ओके, आशा करता हूँ आप तैयार होंगे। तो आज हम राज व्यवस्था एक परिचय की क्लास में राज व्यवस्था से जुड़ी तमाम टर्मिनोलॉजी यानी शब्दावलियों पे बारी बारी से चर्चा करेंगे। किसी भी विषय को पढ़ने के लिए उसमें प्रयुक्त होने वाली शब्दावलियों को समझना अत्यंत आवश्यक होता है। तो हम सबसे पहले राज व्यवस्था से जुड़ी सारी शब्दावलियों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं आज वो कौन सी शब्दावली है जिस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आसान से आसान भाषा में समझा सकूं। बिल्कुल आप कंसंट्रेशन बना के रखिए और सब ठीक चलेगा, है ना? आज जिस शब्दावली पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो शब्दावली है राज्य। क्या है राज्य? राज्य क्या है? नाम तो सुना होगा आपने कि राज्य क्या है? स्टेट, स्टेट। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा या ऐसा कोई छात्र नहीं होगा जो राज्य शब्द से अपरिचित हो। उसने कभी ना कभी इसका नाम सुना होगा। देखिए, राज्य जो शब्द है वो राज्य व्यवस्था से जुड़ी सबसे प्राथमिक अवधारणा है। राज्य शब्द राज्य व्यवस्था से जुड़ी सबसे प्राथमिक अवधारणा है। यूं तो हम कहें कि राज्य शब्द का प्रयोग हम तो वैसे प्रांतों के लिए करते हैं, जैसे बिहार, यूपी, तमिलनाडु। लेकिन असल में देखा जाए तो राज्य का मतलब जो होता है वो क्या होता है? इसका वास्तविक अर्थ किसी प्रांत से ना होकर किसी राजनीतिक संरचना से होता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से होता है। का वास्तविक अर्थ जो होता है किसी प्रांत से ना होकर, कोई प्रांत को सूचित नहीं करता है, बल्कि किसको सूचित करता है? राजनीतिक संरचना, राजनीतिक संरचना यानी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। देखिए, गहरी चीजें हैं थोड़ी, मैं भी कोशिश करूंगा कि
लेकिन जब लास्ट में हम आएंगे इसके ना, तो आप पूरी तरह से इसको समझ चुके होंगे। वस्तुतः कहा जाए, देखिए, राज्य जो है वो राज्य व्यवस्था की सबसे प्राथमिक अवधारणा है। इसका हमने बताया कि इस शब्द का प्रयोग हम करते हैं प्रांतों के लिए, बिहार, तमिलनाडु, केरल आदि के लिए, लेकिन इसका जो वास्तविक मतलब होता है वो किसी प्रांत से ना होकर किसी राजनीतिक संरचना से होता है। वस्तुतः अगर कहा जाए तो राज्य जो है वो एक अमूर्त संरचना है, यानी एब्स्ट्रैक्ट आइडियोलॉजी बोल सकते हैं, अमूर्त अवधारणा भी बोल सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियोलॉजी। राज्य जो है वो राज्य राज्य जो है वो एक अमूर्त अवधारणा है, अमूर्त अवधारणा है, अमूर्त अवधारणा है। अमूर्त अवधारणा का मतलब है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। मैंने आइडियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया जो शायद उचित नहीं है, लेकिन अमूर्त अवधारणा, ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। अब बात ये आती है कि राज्य एक अमूर्त अवधारणा है, इसका मतलब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट एंड अमूर्त अवधारणा का मतलब है कि जिसे जिसे बौद्धिक स्तर पर, जिसे बौद्धिक स्तर पर समझा तो जा सकता है, समझा तो जा सकता है, पर देखा नहीं जा सकता, देखा नहीं, देखा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, फिर से एक बार दोहराता हूं। राज्य जो है राज्य व्यवस्था से जुड़ी सबसे प्राथमिक अवधारणा है। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं प्रांतों के लिए, जैसे केरल, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, लेकिन इसका जो वास्तविक अर्थ होता है वो राजनीतिक संरचना से होता है, किसी प्रांत से नहीं होकर राजनीतिक संरचना से होता है। वस्तुतः अगर कहा जाए तो राज्य जो है वो एक अमूर्त अवधारणा है। इट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट मीन्स जिसे बौद्धिक स्तर पर समझा तो जा सकता है, मतलब बौद्धिक स्तर पर समझ सकते हैं ये क्या है, बट आप उसे देख नहीं सकते, यू कैन नॉट सी। बात समझ में आई? राज्य जो है अमूर्त अवधारणा है जिसे बौद्धिक स्तर पर समझा तो जा सकता है, लेकिन देखा नहीं जा सकता। अब बात यह थी कि राज्य को परिभाषित कैसे किया जाता है। तो हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स, जो आर्टिकल 12 से 35 तक पाए जाते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स के स्टार्टिंग में ही, यानी आर्टिकल 12 में ही, आर्टिकल 12 में ही, अनुच्छेद 12 में ही राज्य की राज्य को परिभाषित किया गया है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है, किनको राज्य कहा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर आर्टिकल 12 जो है वो क्या कहता है, अनुच्छेद 12 क्या कहता है, अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा क्या है, कहाँ दी गई है, कहाँ दी गई है? अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है? फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। ठीक है, तो हम बात करते हैं मूल अधिकार, इसको मिटा लेते हैं। देखिए, आप समझते होंगे कि पेज नहीं भर रहा, कंटेंट नहीं मिल, कंटेंट की बात नहीं है, बात यह है कि आपका नजरिया बदलना है, सोचने की समझ विकसित करनी है। आप यहाँ से, मैं तो ऐसे प्रिंट करवा के आपको दे दूंगा, आप ले जाकर रख लोगे, तो फिर कोई फायदा नहीं है। आप समझिए, आप समझिए ना राज्य क्या है। राज्य एक अमूर्त संरचना है। अमूर्त संरचना का मतलब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, मतलब जिसे बौद्धिक स्तर पर समझा जा सकता है लेकिन देखा नहीं जा सकता। बिल्कुल। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 512 के अंतर्गत, आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य को कैसे परिभाषित किया गया है। ओके, मिटा देते हैं। हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं भाई, तो हम इसी से काम चलाएंगे।
टाइम तो इसी में लग रहा है मिटाने में। चलिए ये मैं फिर से लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। राज क्या है? हाँ, तो हमें क्या समझना है कि संविधान के आर्टिकल 12 में राज को कैसे परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 12 के अनुसार, आर्टिकल 12 के अनुसार बात कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे तो नहीं हटेगा, यहाँ लिखते हैं। ओके, कोई दिक्कत? भारत की सरकार संसद न्यायपालिका राज्यों की सरकारें। हाँ, ये पॉइंट आप नोट करेंगे। राज्यों की सरकारें, नौकरशाही से जुड़े सभी अधिकारी, नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही से जुड़े सभी अधिकारी, नौकरशाही से जुड़े सभी अधिकारी, ओके, शाही से जुड़े सभी अधिकारी इत्यादि की समग्र संरचना, राज्य कहलाती है। देखिए, यही है राज्य का डेफिनेशन। 3 प्रश्न पूछेंगे हम आपसे। राज्य का डेफिनेशन किस अनुच्छेद से मिलता है? आर्टिकल 12 से, अनुच्छेद 12। आर्टिकल 12 किससे संबंधित है? फंडामेंटल राइट्स। ओके, किसको रखा गया राज्य के अंतर्गत? भारत की सरकार, संसद, न्यायपालिका, राज्यों की सरकारें, नौकरशाही से जुड़े सभी अधिकारी इत्यादि की समग्र संरचना राज्य कहलाती है। देखिए, इसमें पहले तो एम्स था, अमेठी यूनिवर्सिटी थी, ये सब चीजें थी, लेकिन प्राइवेटाइजेशन बढ़ा है। इसको हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। हमें फिलहाल सिर्फ ये जानना है कि राज्य क्या है। तो राज्य को लेकर समझ आपकी ठीक ठाक बढ़ रही है। राज्य को परिभाषित आर्टिकल 12 में किया गया है, वो फंडामेंटल राइट्स यानी एफआर से रिलेटेड है। भारत की सरकार, संसद, न्यायपालिका, राज्यों की सरकारें, नौकरशाही से जुड़े सभी अधिकारी इत्यादि की जो समग्र संरचना होती है वो राज्य कहलाती है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं हट जाता हूं। हो गया? लिख लिए? 1 मिनट, थोड़ा पानी देना। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। तो हम ये समझ चुके हैं कि राज्य क्या है, तो राज्य क्या है इसको मिटा देते हैं। ओके, अब
अब जिस पे हम चर्चा करेंगे वो है कि राज्य के निर्माण में कौन कौन से तत्व अनिवार्य हैं, वैकल्पिक नहीं है, अनिवार्य है, यानी उनमें से एक को भी हटा देंगे आप तो राज्य का जो अस्तित्व है वो निरर्थक हो जाएगा। तो कौन कौन से तत्व, यानी राज्य होने की शर्त, उसे राज्य होने की शर्त भी बोलते हैं कि कोई अगर राज्य है तो उसे किन किन शर्तों का पालन करना पड़ता है, और वो सारे शर्त अनिवार्य होते हैं। तो हम बात करते हैं राज्य के तत्व के बारे में। वो तत्व जिससे राज्य का निर्माण होता है, राज्य के तत्व, एलिमेंट ऑफ स्टेट, एलिमेंट ऑफ स्टेट। चलिए इसे घेरते हैं ताकि ये दिखाई जाए। अब हम इसे चार भाग में बांटते नहीं, ये चार वो फैक्ट है जिनसे ये बनेगा। पहला है भूभाग, भूभाग, भूभाग यानी जियोग्राफिकल एरिया, भूभाग यानी जियोग्राफिकल एरिया, जियोग्राफिकल एरिया, ओके। दूसरा है जनसंख्या, जनसंख्या, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। और तीसरा है सरकार, सरकार यानी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जिसका नाम है, यहाँ थोड़ा सूखा नहीं है तो नीचे लिखता हूं, संप्रभुता, संप्रभुता, संप्रभुता इंग्लिश होती है सुपरेंटी। ठीक है, ये वो चार तत्व हैं जिनसे किसी भी राज्य का निर्माण होता है, मतलब राज्य के निर्माण में ये चारों शर्त अनिवार्य हैं, ये चारों तत्व अनिवार्य हैं, वैकल्पिक नहीं है। ध्यान दीजिए, यानी इसमें से एक भी आप नहीं हटा सकते। हम आगे उदाहरण के द्वारा ये समझेंगे कि क्यों ये शर्त अनिवार्य हैं, जैसे कोई हट रहा है तो कैसी स्थिति आ सकती है कहीं पे। तो हम इससे बारी बारी से बात कर रहे हैं। भूभाग क्या है, जनसंख्या क्यों जरूरी है, सरकार क्यों जरूरी है, संप्रभुता क्यों जरूरी है। अगर आप इस तत्व को नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। तो चलिए अब बारी बारी से इनको समझते हैं। कहीं अभी कोई दिक्कत? भूभाग, भूभाग क्या है, देखिए भूभाग के बारे में समझते हैं कि भूभाग क्यों जरूरी है। राज्य के पास एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, किसी भी राज्य के पास एक निश्चित जियोग्राफिकल एरिया होना चाहिए जिस पर उस राज्य की सरकार अपनी शक्तियों का व्यवहारिक प्रयोग कर सके। समझे कि नहीं? क्षेत्रफल होगा तभी तो उस पर राज्य की सरकार काम कर पाएगी। हम समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। भूभाग होना क्यों जरूरी है, क्योंकि राज्य के पास एक भूभाग होना चाहिए जिस पर राज्य की जो सरकार है वो अपनी शक्तियों का व्यवहारिक रूप से प्रयोग कर सके। बात समझ में आई? जैसे भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उस पर भारत की सरकार अपनी शक्तियों का व्यवहारिक प्रयोग करती है। एग्जाम्पल में देखे तो, ओके। हो गया, हाँ। मतलब राज्य के पास एक ऐसा क्षेत्रफल होना चाहिए जिसपे उस राज्य की सरकार जो है राजनीतिक क्रियाएं कर सके, अपनी शक्तियों का व्यवहारिक प्रयोग कर सके। ठीक है। अब दूसरा है जनसंख्या। भाई ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है। जनसंख्या ही नहीं होगी तो राज्य जो है वो राजनीतिक क्रियाएं किस पे करेगा, कानून किस पे बनाएंगे, सरकार क्या करेगी। जब जब जनसंख्या ही नहीं होगी तो क्या, कैसे राज्य का अस्तित्व जो है वो कायम रह सकता है।
तो जनसंख्या जो है वो राज्य होने की एक महत्वपूर्ण शर्त है। ये लिखना नहीं है, लिखिए मत। तो सीधा सा मतलब है, राज्य के पास एक ऐसा जन समुदाय होना चाहिए जिस पर राजनीतिक क्रियाएं की जा सके। समझ में आ रही है बात? हाँ, राज्य के पास एक ऐसा जन समुदाय होना चाहिए जिस पर राजनीतिक क्रियाएं की जा सके, या जो राजनीतिक क्रिया के द्वारा संचालित की जा सके। आप समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण शर्त है। महत्वपूर्ण शर्त के कई कारण हो सकते हैं, मतलब जनसंख्या ही न आएगी जिसमें से कोई सरकार में आएगा, कोई व्यक्ति न सरकार में आएगा। तो जनसंख्या ही नहीं होगी तो सरकार नहीं आ पाएगी। तो हम बारी बारी से चर्चा कर रहे हैं, भूभाग पे चर्चा कर लिए, जनसंख्या पे चर्चा कर लिए। हाँ, नोट नहीं करना है, नोट नहीं करना है, ध्यान देना है बस। नोट कोई नहीं करेगा। अब सरकार के बारे में जानते हैं। पहले समझते हैं सरकार क्या है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सरकार क्या है। तो सरकार जो है एक या एक से अधिक व्यक्तियों का समूह होती है। सरकार जो है एक या एक से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है जो व्यवहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग करता है। समझ में आ गई? सरकार जो है वो एक या एक से अधिक, मोर देन वन, व्यक्तियों का समूह होता है जो व्यक्तियों का समूह होता है जो व्यवहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग करता है। समझ में आ गई? तो सरकार का होना भी आवश्यक है। अब यही, इसी के साथ साथ ये भी जान लेते हैं कि आखिर सरकार, राज्य और सरकार में क्या अंतर है। राज्य और सरकार में क्या अंतर है? राज्य और सरकार में क्या अंतर है? अंतर, राज्य और सरकार में क्या अंतर है? ठीक है, बातें अभी तक समझ में आ रही है सारी की सारी? हाँ, तो अंतर की बात कर लें तो देखिए, राज्य जो है मैंने बताया, राज्य एक अमूर्त संरचना है। बौद्धिक स्तर पर समझ सकते हैं, देख नहीं सकते। तो राज्य एक अमूर्त संरचना है, अमूर्त संरचना है, जबकि सरकार जो है वो राज्य की ही मूर्त संरचना है। जबकि सरकार जो है, क्या? हाँ ठीक, उसके उल्टा हो जाएगा। हाँ हाँ, जबकि सरकार जो है राज्य की मूर्त मूर्त व व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। समझ गए? व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। तो चलिए, हमने भूभाग के बारे में पढ़ा कि राज्य के पास एक ऐसा भूमि, एक ऐसा क्षेत्रफल होना चाहिए जिस पर राज्य की सरकार अपनी राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग कर सके। दूसरा, किसी भी राज्य के पास एक ऐसा जन समुदाय होना चाहिए जिसको राजनीतिक शक्तियों के द्वारा संचालित की जा सके। ठीक है, सरकार क्या है मैंने समझा। सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों का समूह है जो व्यवहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग करता है। सरकार और राज्य में क्या अंतर है? तो राज्य जो है अमूर्त संरचना है, जबकि सरकार जो है वो राज्य की मूर्त और व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। ठीक है, इतना समझ गए? अंतिम जो है वो है संप्रभुता, चौथा तत्व। तो चौथे तत्व पे हम चर्चा करेंगे। ये लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए।
हाँ, तो अब पढ़ते हैं संप्रभुता के बारे में। ठीक है, सबसे पहले ये समझेंगे संप्रभुता क्या है। संप्रभुता देखिए, ये सब अत्यंत मतलब एकदम अत्यंत महत्वपूर्ण शर्त है, अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है, अत्यंत महत्वपूर्ण लिख रहा है, अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व। अब अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व कैसे है, इस पे बात करते हैं। इसका मतलब है कि राज्य के पास अपने भूभाग और जनसंख्या के क्षेत्र के भीतर सभी निर्णय लेने का पूरा पूरा अधिकार उसके हाथ में हो। राज्य के पास अपने भूभाग और जनसंख्या वाले क्षेत्र में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार पूर्ण रूप से उसके हाथ में हो, यानी अंतिम डिसीजन उसका हो, उस पर किसी भी ना बाहरी ना आंतरिक किसी भी प्रकार का कोई दबाव ना हो, किसी भी तरीके से वो बाध्य ना हो। यही है संप्रभुता। समझ में आई बात? कोई दिक्कत है तुम्हें? क्या दिक्कत है? अच्छा बोलो, देख लो एक बार ठीक से देख लो। फिर से एक बार समझा दूं। हाँ देखो, सरकार के पास अपने भूभाग और जनसंख्या की सीमाओं के भीतर, सरकार के पास अपने भूभाग, हाँ समझो, सरकार के पास अपने भूभाग और जनसंख्या के सीमाओं के भीतर कोई भी निर्णय लेने की पूरी शक्ति उसके हाथ में हो। सरकार के पास अपने भूभाग और जनसंख्या के भीतर क्षेत्र में कोई भी निर्णय लेने की पूरी शक्ति उसी के हाथ में होना चाहिए। मतलब उसे किसी भी बाहरी और भीतरी दबाव में निर्णय लेने की, मतलब निर्णय लेने के लिए बाध्य ना होना, कोई भी बाध्यता ना हो और ना वो बाध्य हो। सीधे शब्दों में समझाता हूं, समझो। किसी भी राज्य के सरकार के पास अपने भूभाग और जनसंख्या के सीमाओं के भीतर कोई भी निर्णय लेने की, हाँ, कोई भी निर्णय लेने की पूरी शक्ति होनी चाहिए। अर्थात वो ना आंतरिक तौर पे ना बाहरी तौर पे कहीं से भी डिसीजन लेने पे बाध्य ना हो, मतलब पूरी शक्ति उसके हाथ में हो। जैसे आपको अपने बाल को कटवाना है, किस डिजाइन से कटवाएंगे? विराट कोहली से कटवाएंगे, विराट कोहली वाली डिजाइन से कटवाएंगे, तो सलमान खान का तेरे नाम कटवाएंगे। तो ये सारी शक्तियां निर्णय लेने की आपके हाथ में, जबकि ऐसा नहीं है। संविधान में ये निर्मित है, आप बाल कटवा के आ जाएंगे कि पिताजी आपकी मरम्मत कर देंगे। समझ रहे हैं ना? तो कुछ ऐसे राइट्स हैं जो हाँ ठीक है। अब हमने चारों तत्वों को बारी बारी से समझ लिया है। देखिए, मैंने ये बार बार बताया, ये चारों तत्व क्या है? अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य है। क्या नहीं है? वैकल्पिक नहीं है। वैकल्पिक नहीं है। वैकल्पिक नहीं है, समझ गए? अनिवार्य है, वैकल्पिक नहीं है। मतलब इनमें से अगर एक को भी हटाओगे भाई, एक को भी, तो राज्य का जो अस्तित्व है वो निरर्थक हो जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो हम इस पे एक एक उदाहरण लेके देख लेते हैं कि कैसे इसमें से कोई हटेगा तो राज्य का अस्तित्व निरर्थक हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, बस मुझे तो लगा था कि 1 घंटे की क्लास होगी, लेकिन हम लोग जल्दी ही निपट लिए। बस 2-4 पॉइंट जो एग्जाम्पल्स हैं इसके बस देना जरूरी है भाई। समझ में आ रही है? हाँ, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आएगी। ये हम लोग कब विकास करेंगे? जिंदगी भर ऐसे ही चलता रहेगा क्या हम लोग का ये मिटाना और लिखना? अनिवार्य है, वैकल्पिक नहीं है, ये रहने देते हैं। अनिवार्य है, वैकल्पिक नहीं है।
यानी इनमें से कोई भी अनुपस्थित हो जाए। अब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, पहला एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला एग्जाम्पल्स लेते हैं, देखिए पहला एग्जाम्पल्स हम लेते हैं कि वहां पे सरकार है, सरकार है, सरकार है, जनता है, जनता है, भूभाग नहीं है, भूभाग नहीं है। कंडीशन देखिए, सरकार भी है, जनता भी है, भूभाग नहीं है। और ये संकट कहाँ की है, कहाँ की हो सकती है संकट? ये संकट तिब्बत की सरकार की है। जब चीन ने चीनी आक्रमण के कारण जब दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर भारत आना पड़ा, इसके बाद वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रह रहे हैं, तो वहां पे उनके पास जनता भी है, सरकार भी है उनकी, लेकिन वो भूभाग ही नहीं है जहां वो अप्लाई कर सके, अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सके, जनता को रख सके। बात समझ में आई? तिब्बत का यही संकट है कि उसके पास सरकार है, जनता है, भूभाग नहीं है, क्योंकि वो तो भारत में कहा, धर्मशाला, कहा, धर्मशाला में रहते हैं, एचपी हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, तो वहां पर उनके पास सब कुछ है। तब भूभाग ही नहीं होगा तो उनको जो अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होगी वो भी नहीं होगी, संप्रभुता भी नहीं होगा। समझ गए? दूसरे एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं। सरकार भी है, जनता भी है, भूभाग भी है, भूभाग भी है, लेकिन क्या नहीं है? संप्रभुता नहीं है, संप्रभुता नहीं है, जो अत्यंत जरूरी चीज है। ये बात मैं किसी और देश की नहीं कर रहा, ये अपने भारत देश की बात है, आजादी के पहले की बात है। सरकार है तो वायसराय का शासन था, वायसराय का शासन था, जनता भी थी, भारतीय जनता थी, भूभाग तो था ही जिसपे वो लोग रह रहे थे, भूभाग भी था, इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था भूभाग। और समझ गए? ये भारत की स्थिति है, सरकार भी है वायसराय के रूप में आजादी के पहले, जनता भी है भारतीय, भूभाग भी है जिसपे लोग रहते हैं भारत के लोग, लेकिन संप्रभुता नहीं है, क्योंकि इसके आदेश पे तो शक्तियों पे ये चलती है भारतीय जनता, लेकिन ये किसके डिसीजन पे काम करता है? तो ये ब्रिटेन की महारानी पे चलता है, ठीक है? तो ब्रिटेन की जो निर्णय होती है वहीं पे, उसी निर्णय पे ये वायसराय इन पे शक्तियों का प्रयोग करता है, तो यहाँ पे संप्रभुता नहीं है, खुद डिसीजन नहीं ले सकते। तो ये कंडीशंस थे। पहला एग्जांपल है सरकार है, जनता है, भूभाग नहीं है, तिब्बत। दूसरा सरकार भी है, जनता भी है, भूभाग भी है, लेकिन संप्रभुता नहीं है। का मतलब है कि ब्रिटिश काल में भारत वायसराय के अंतर्गत है, भूभाग भी है, लेकिन अंतिम निर्णय कौन लेता है? ब्रिटेन सरकार लेती है। अंतिम निर्णय जो है ब्रिटेन की सरकार लेती है, उसी के आदेशों के अंतर्गत काम होता है। अब एक अंतिम उदाहरण देख लेते हैं। अंतिम उदाहरण है, नोट करना है, नोट कर लीजिए। सरकार है, जनता है, भूभाग भी है, संप्रभुता नहीं है, भारतीय है, ठीक है, ठीक है। तिब्बत, तिब्बत सरकार, तिब्बत सरकार, तिब्बत सरकार। ओके, कंप्लीट बताऊं? हाँ हाँ, छोड़ रहा हूं, हो गया है बस। से क्वेश्चंस आए हैं यूपीएससी में, तो बात करेंगे, पहले पढ़ ले। चौथा कंडीशन क्या है? एक अंतिम उदाहरण लेते हैं, फोर्थ। देखिए, जब किसी देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो जाती है, अराजकता का माहौल जब पैदा हो जाता है, तो वहां पे भी राज्य का जो ढांचा है वो चरमराने लगता है।
इस पे किस देश का एग्जांपल ले सकते हैं? अफगानिस्तान पे ले सकते हैं। जैसे अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में ये है कि इसमें अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग गुट अपना कब्जा जमाए बैठे थे। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र पे अलग अलग गुट कब्जा जमाए बैठे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक समग्र जो है वो राज्य की संरचना हो ही नहीं पाती, एक सरकार हो ही नहीं पाती है। सरकार नहीं होगी, अलग अलग सरकार, अलग अलग क्षेत्र, सरकार की शक्तियां जो है वो व्यवहारिक स्तर पर शून्य हो जाती हैं। तो वहां पे, यहाँ पे तो सरकार ही नहीं है। अफगानिस्तान की स्थिति क्या है? यहाँ अराजकता की स्थिति है। अराजकता मतलब यहाँ पे जो गुटबंदी हो गई है, मतलब उसके छोटे छोटे क्षेत्र हैं या बड़े बड़े क्षेत्र हैं, सब में अलग अलग गुटों ने कब्जा जमा के बैठे हुए हैं गुट, और वो कब्जा जमाने में सफल रहते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं वो। हाँ, और इसीलिए इस स्थिति में किस चीज पे चिन्ह लग जाता है? संप्रभुता पे चिन्ह लग जाता है। अंतिम डिसीजन कौन ले पाएगा भाई? अब सरकार ही एक नहीं है। तो ये था हमारा आज का क्लास। राज्य क्या है, राज्य के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता है, किन किन तत्वों को हटाएंगे तो क्या असर पड़ेगा, ये सारी चीजें, राज्य की परिभाषा का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये भी क्लियर है। तो आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है। क्या? अच्छा, एक और, हाँ बोल देता हूँ। राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाए, राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाए, जमाने लग जाए, जमाने लग जाए, या तो तू आ जाए या हम ठिकाने लग जाए। बेस्ट ऑफ लक, रिवीजन करते रहिए, अगला क्लास अनाउंस्ड होगा। ठीक है, गुड।